अब समझते हैं अगले सिद्धांत को, जिसका नाम है अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी कि एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग ऑफ थ्योरी, थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किसने दिया था? ये डेविड कोल्ब ने दिया था, और ये 2 स्तरों पर काम करता है, यानी कि देयर आर 2 लेवल्स इन दिस थ्योरी। पहला लेवल है सीखने का 4 चरण चक्र। प्रथम स्तर पर जो चीजें हैं उसमें हम क्या सीखेंगे कि सीखने के जो 4 चरण हैं उनके चक्र के बारे में। दूसरा चरण क्या कहता है? 4 अधिगम शैलियों के बारे में बात करता है। ये आपस में, ये दोनों चरण आपस में किस प्रकार से मर्ज होते हैं वो चीज हम आगे जानेंगे। यहाँ एक और चीज जान लेते हैं, यह सिद्धांत छात्र की आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित है, यानी कि इंटरनली बच्चा उसका थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, या फिर उसके थॉट्स किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग वो किस प्रकार से करता है, ठीक है, कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट चीजों के बारे में उसके क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो उन चीजों के बारे में। ये जो सिद्धांत है ये किस चीज पर बल देता है? ये बल देता है कि नए संपर्कों के विकास के लिए नए अनुभवों द्वारा प्रोत्साहन किस प्रकार से प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके दिमाग में या बच्चे के दिमाग में कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेकर आना है, तो उसको उसके दिमाग में जो न्यू एक्सपीरियंस आए हैं वो किस प्रकार से उसको प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान का निर्माण अनुभव में परिवर्तन के माध्यम से होता है। आपके पिछले एक्सपीरियंस में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, कुछ चीजें ऐड होती हैं या कुछ भी माइनस होती हैं। तो वो जो नया एक्सपीरियंस है आपका, यहाँ मैं इन शॉर्ट बता दूं, ज्ञान का निर्माण अनुभव में परिवर्तन के माध्यम से। आपका अनुभव कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपका अनुभव चेंज हो जाता है कि नहीं, मेरा नया अनुभव ये कहता है कि ऐसा हो सकता है। तो आपके अनुभव में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के दौरान आपकी जो प्रक्रिया जन्मी है उसको क्या कहा जा रहा है? अधिगम। तो बच्चे का सीखना इस आधार पर होता है कि वो अपने पिछले ज्ञान में क्या चीज नई लेकर आता है ना। तो सीखने का आधार क्या है? अनुभव में परिवर्तन। अनुभव में अगर परिवर्तन है तो उसके माध्यम से सीखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ ये 2 पॉइंट नीचे लिख दिए मैंने। सीखने के जो 4 चरण चक्र हैं उनके नाम मैं यहाँ दे रही हूँ। मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, चिंतनशील अवलोकन, यहाँ पर जो चीज आपने देखी है, समझी है, उसके बारे में आप किस प्रकार से चिंतन करते हैं उसके बारे में है। अमूर्त संकल्पना, फिर उसके बारे में अमूर्त चीजें आप किस प्रकार से सोचते हैं। और लास्ट में चौथा चरण चक्र क्या है? यह है सक्रिय प्रयोग, यानी कि अब उसको आप किसी संबंधित क्षेत्र में कैसे अप्लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट है 4 अधिगम शैलियां। 4 अधिगम शैलियां यानी कि सीखने के माध्यम की जो 4 शैलियां हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पहला है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आत्मसात करना, एसिमिलेट करना, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और लास्ट में समायोजन करना यानी कि एकोमोडेशन, है ना। तो ये जो 8 चीजें हो गई, ये आपस में किस प्रकार से जुड़ेंगी आगे जाके हम इसको समझेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि डेविड कोल्ब ने 1984 में, आई थिंक जितना मुझे याद है, 1984 में ये अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि जो सीखने के सिद्धांत हैं उसका आधार इन्होंने अनुभव बताया है। अनुभव को आप मॉडिफाई करेंगे तभी आपका सीखना संभव होगा। तो वो किस प्रकार से होगा? वो होगा आंतरिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से, मतलब आंतरिक रूप से आपकी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो कैसे काम कर रही हैं, तो उन चीजों के बारे में है। और जब भी आप कोई नई चीज सीखेंगे तो उसमें आपका जो पिछला अनुभव है वो क्या होगा? वो परिवर्तित होगा। तो यहाँ तक यही चीजें समझनी थी। अब इससे आगे देखते हैं कि ये जो दोनों चरण है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं अनुभवात्मक अधिगम चक्र किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहले चरण की जो 4 चीजें हैं वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो 4 अधिगम शैलियां हैं वो भी यहाँ लिख रखी हैं। तो ये आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं इसे समझते हैं। देखिए, पहला है मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, वो चीजें जो हम अपने समक्ष देखकर फील करते हैं। सेकंड है चिंतनशील अवलोकन, यानी कि अब उस चीज के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जो चीज हमने देखी है
है ना, जो हमारे सामने मूर्त रूप से उपस्थित थी, उसके बारे में अब हम चिंतन कर रहे हैं। तीसरा है इसका स्टेप अमूर्त संकल्पना। अब हम उसके बारे में अमूर्त संकल्पना कर रहे हैं कि जो चीज हम चिंतनशील अवलोकन में कर रहे थे, उसके बारे में हम कुछ सोच विचार कर रहे थे, अब उसके बारे में थोड़ा और गहराई से सोच रहे हैं और इस प्रकार से सोच रहे हैं कि अब मूर्त चीजें सामने नहीं है। चौथा स्टेप है सक्रिय प्रयोग। फिर उसको हम फाइनली क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारा संबंधित क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला जो चरण चक्र है वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर समायोजन करना शामिल है, अपसारी चिंतन है, आत्मसात करना है, अभिसारी चिंतन है। तो इनको भी समझ लेते हैं। इसमें आप देखोगे जब अपसारी चिंतन वाले लोग होंगे, जिनको आप पाओगे कि कोई अपसारी चिंतन में है, तो उनकी पहचान किस प्रकार से होती है। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। किसी समस्या का समाधान उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक आइडिया पर काम करते हैं वो। कोई भी उनको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए उसके बारे में वो तरह तरह के आइडियाज आपको दे देंगे। क्रिएटिव होते हैं वो, है ना। तो क्रिएटिव लोग किस फील्ड में मिलेंगे आपको, कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, सलाहकार यानी कि काउंसलर। तो ये क्यों पर काम करते हैं कि कोई चीज अगर ऐसी है तो क्यों है ना। तो इस बारे में इनका सोच विचार ज्यादा गहन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको किस में रखेंगे, अब सारी चिंतन में। सेकंड है आत्मसातीकरण या आत्मसात करना। इसमें आप देखेंगे गणित विज्ञान विषय से संबंधी लोग होते हैं, है ना। तो ये किस चीज पर बल देते हैं, अधिक कैसे जाने। इनका होता है कि हाउ डू वी नो मोर, किसी भी चीज के बारे में। तो ये इस चीज पर काम करते हैं कि अधिक कैसे जाने, इनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। गणित में, विज्ञान में यही तो होता है कि आप एक चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं लेकिन और गहराई में जानना चाहते हैं, है ना। खोज पर आप जा रहे हैं तो उसके बारे में जानते ही जा रहे हैं, जानते ही जा रहे हैं। तीसरा है अभिसारी चिंतन, प्रयोगात्मक कार्य संबंधी। यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क देखा जाता है। किसी भी फील्ड में अगर कोई प्रैक्टिकल है, उसको प्रयोग दे दिया जा रहा है कि इस ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है ना, ये प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो वो उद्देश्य परक होता है। यानी कि उसको एक एम दे दिया गया है वर्क के रिगार्डिंग कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो वो उस रिलेटेड होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये कैसे पर काम करते हैं कि आखिर अगर हमें ये प्रोजेक्ट उस टाइम तक कंप्लीट करना है तो इसको कैसे करना है, या मुझे ये काम दिया गया तो मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं, इस प्रयोग में क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या नया है, कैसे हुआ है ये चीज। समायोजन करना, इस प्रक्रिया से संबंधित जो लोग होते हैं वो प्रयास त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर उस पर काम करते हैं। वो ट्राई करते जाते हैं, एरर्स आते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, तो वो हार नहीं मानते हैं, है ना। चुनौतियां स्वीकार करते हैं। तो जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं उनका यही तो होता है कि फर्स्ट टाइम में अगर क्लियर नहीं हुआ कोई एग्जाम, तो मेरे सामने ये चुनौती है कि मुझे सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, जब तक मेरे पास टाइम ड्यूरेशन है तब तक मैं इसको ट्राई करता रहूंगा, कितने भी एरर्स आए। और ऐसे लोग क्या होते हैं, चुनौतियां स्वीकार करते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। ये रिस्क को लेना बहुत इनका पसंदीदा काम होता है ना। कर्ता होते हैं, डूअर्स होते हैं, यानी कि इनको काम करना है तो करना है। तो ये इस चीज पर जोर देते हैं कि काम, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, हम करके देखते हैं, हमसे क्यों नहीं होगा। तो ये इस चीज पर काम करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख ही दिए थे यहाँ, कलाकार, संगीतकार, गणित विज्ञान से संबंधित इसमें आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ वैज्ञानिक आ जाएंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सोच समझ सकते हैं कि किस प्रकार से टीचर भी हो सकते हैं। अधिक कैसे जाने, जब वो खुद जानेंगे तभी तो दूसरों को जानकारी देंगे, बच्चों को। प्रयोगात्मक कार्य संबंधी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, है ना, नर्स हैं या इंजीनियर हैं, ये इनका पर्पस होता है किसी काम को लेकर कि हाँ ये काम इनको करना है, तो ये प्रयोग वाले काम करते हैं। प्रयास त्रुटि में आ गए वो लोग जो जोखिम भरे काम करते हैं। कोई भी ऐसा काम आप देख लीजिए, सामान्य जीवन में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं कि तुझसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसको करूंगा। तो ये उस प्रकार से ये चक्र काम करता है। हाँ, मैंने इन सब के बारे में बस जानकारी दी है, और अब इसको रिलेट कैसे करना है तो अगले स्टेप में हम वो जानेंगे। अब जानते हैं अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत के दोनों स्तर किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए,
ये जो पीछे हमने अभी चीजें पढ़ी थी उन्हीं को मैंने यहाँ टेबल और ये डायग्राम फॉर्म में दिखाया है आपको, यहाँ से आप याद इजीली कर पाएंगे। देखिए पहला है सीई यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव, है ना। मूर्त अनुभव में वो चीज आ जाती है, जैसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ उसके बाद मैं एग्जांपल देती हूँ। दूसरा है आरओ, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, चिंतनशील अवलोकन, है ना। तीसरा है एसी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, अमूर्त संकल्पना। चौथा है एई, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मीन सक्रिय प्रयोग। अब यहाँ पर इसी को टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। डे का DACE, इसको आपको याद रखना है। हम डी से पढ़ेंगे डाइवर्जेंट, ए से एसिमिलेट, है ना, एसिमिलेशन, सी से कन्वर्जेंट और ए से एकोमोडेशन। जब हम डाइवर्जेंट पर आएंगे तो सीई और आरओ यानी कि पहला और दूसरा जो स्टेप है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ जुड़कर किसके अंतर्गत आएगा, ये डी के अंतर्गत। तो मैंने डी के साथ लिख दिया सीई प्लस आरओ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जुड़ेंगे। ए पर जब हम आएंगे, एसिमुलेट करना, एसिमुलेट करना यानी कि अधिगम शैली का दूसरा चरण क्या है, एसिमुलेट करना, आत्मसात करना। आत्मसात करने में दो चीजें आती हैं, आरओ प्लस एसी या एसी प्लस आरओ। सी तीसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में ये दो प्रकार आएंगे, 3 और 4, एसी और एई। इसी प्रकार से एकोमोडेशन में एई और सीई, ये चौथे और पहले, ये एक साथ जुड़कर आएंगे। अब जानते हैं इनके बारे में। देखिए फुल फॉर्म कंप्लीट हो गई, है ना, क्लियर हो गया आपको यहाँ से। इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए सीई यानी कि मूर्त संकल्प, मूर्त अनुभव। बच्चे का एग्जाम्पल ही लेती हूँ। बच्चे को आपने 2 का पहाड़ा सिखाया है ना, तो वो याद कर रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या इंग्लिश में है तो 2 1 2 ऐसे करके याद कर रहा है। तो यहाँ पर उसको इतना पता है कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से जो ये संख्याएं हैं, ये उसने जब वो कई बार पढ़ चुका है तो उसके दिमाग में एक चीज आती है। देखिए उसको आपने बोर्ड पर लिख दिया, कॉपी में लिख दिया, तो ये मूर्त संकल्पना है कि उसके सामने मूर्त रूप से कोई चीज प्रस्तुत की गई और उस स्थिति में उसने उसको अपने ज्ञान में समाहित किया, यानी कि उस चीज को वो पढ़कर याद कर ले रहा है। सेकंड चीज क्या होती है कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जिस चीज को वो, जो चीज उसके सामने मूर्त रूप से प्रेजेंट की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, अब उसको वो दोहराते दोहराते उसके दिमाग में एक चीज आती है कि जो चीज वो पढ़ रहा था, मूर्त रूप से जो चीज आपने उसे दी थी याद करने को, उसको पढ़ते पढ़ते उसका रिफ्लेक्शन उसके दिमाग पर इस प्रकार से पड़ता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के माध्यम से जो रिफ्लेक्शन उसके दिमाग में आता है वो ये आता है कि 2 4 6 8 इनमें जो गैप है वो 2 2 का गैप है ना। किसी चीज को सामने प्रेजेंट करने के बाद जब आप उसको खुद से बाद में सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, यानी कि चिंतनशील अवलोकन करते हैं, तब वहां पर आप ये देखते हैं कि सभी में 2 2 का गैप है। ये तो हो गया चिंतनशील अवलोकन, कि उस चीज को दोहराया जा रहा था, पढ़ा जा रहा था, याद किया जा रहा था और उस दौरान एक नई चीज निकल कर आई कि सभी में 2 2 का गैप क्यों है ना। फिर आता है तीसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप हो गया रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि क्या रिफ्लेक्शन पड़ा, जिस चीज को उसने पढ़ा, है ना, उसने रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या चीज ऑब्जर्व की। अब यहाँ आते हैं एसी पर। एसी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में उसने क्या देखा कि 2 2 का गैप 2 के पहाड़े में उसने देखा। जब वो 3 का पहाड़ा ट्राई करता है ना, तो उसमें 3 3 का गैप देखता है। देखिए मूर्त रूप से जो चीज उसके सामने प्रेजेंट थी, 2 का पहाड़ा, उसको वो पढ़ रहा था और वहां से उसने चिंतन किया कि 2 का पहाड़ा पढ़ते टाइम उसने पाया कि 2 2 का गैप है सभी में। अब अमूर्त संकल्पना ये आती है उसके दिमाग में। देखिए 2 पहाड़ी के रूप में प्रेजेंट था, 2 के बारे में वो सोच रहा है, तो जो चीज मूर्त थी उसी के बारे में चिंतन हुआ। लेकिन अब तीसरे स्टेप में वो उनसे हट के चिंतन करता है। चिंतन तो कर रहा है लेकिन अब की चिंतन वो अमूर्त कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जो चीज उसके सामने प्रस्तुत नहीं थी उसके बारे में वो सोच रहा है। तो 3 का पहाड़ा हालांकि उसको याद करने को नहीं दिया गया था, लेकिन उसने जब 2 के पहाड़े में ये पाया कि 2 2 का गैप है, तो दिमाग में आया बच्चे के कि क्या 3 के में भी 3 3 का गैप होगा। तो इस प्रकार से अमूर्त संकल्पना उसकी क्रिएट हुई।
अमूर्त संकल्पना क्रिएट होने के बाद उसने पाया कि 3 के पहाड़े में भी 3-3 का गैप है। अब वो क्या करेगा, अब इस चीज को अप्लाई करेगा कि यार मैंने तो एक नई चीज सीख ली यहाँ से, 2 के पहाड़े में 2 का गैप है, 3 के पहाड़े में 3 का गैप है, 4 के में 4 का होना चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो जिस ज्ञान को वो यहाँ से लेकर चला था, याद करने के प्रोसेस से लेकर उसने नई चीज सोची, फिर उस पर उसको दूसरे वे में भी उसने ट्राई किया सोच के, है ना, और अब वो अप्लाई करेगा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि अब वो सक्रिय प्रयोग करेगा उसका, किस पर, 4 के पहाड़े पर। तो वहां पर वो पाएगा कि 4 के में 4-4 का गैप है, इसी प्रकार से 5 के में करेगा। तो अब उसके दिमाग में जो चीज निकल कर आई वो ये थी कि अगर मैं जिस भी चीज का पहाड़ा याद कर रहा हूँ उसी संख्या को मैं बार बार जोड़ता चला जाऊं तो मुझे उसका टेबल मतलब कंप्लीट आ जाएगा। अगर मैं लिखने में कहीं अटक रहा हूँ तो मैं उसके अगले स्टेप में उसी संख्या को जोड़ दूंगा। जैसे 3 के पहाड़े में वो 15 तक पहुंच गया है, 3 पंजे 15, 15 के बाद वो भूल रहा है क्या आएगा, लेकिन उसको एक चीज याद है कि 3 जोड़ने पर अगली चीज आ जाएगी, तो वो 3 जोड़ के 18 लेकर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के साथ साथ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में रखते हैं, यानी कि उनके सामने जो चीज प्रस्तुत है उस पर वो चिंतन करते हैं। तो किस में आ गए, डाइवर्जेंट में। एसिमिलेट में कौन आएंगे, जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं यानी कि चिंतन भी कर रहे हैं, और इसके साथ ही एसी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, चिंतन करने के साथ वो अमूर्त चीज को लेकर आ रहे हैं अपने दिमाग में। तो एसिमुलेट कर रहे हैं यानी कि उन्होंने चिंतन किया और उनके दिमाग में जो पहले से चीज थी उसमें एक नई चीज जुड़कर आई। जब आएंगे हम सी पर यानी कि कन्वर्जेंट पर, अभिसारी चिंतन पर, तो यहाँ एसी प्लस ए यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन तो है, अमूर्त चीजें वो सोच रहा है ना, बच्चा अमूर्त चीजें सोच रहा है, इसके साथ ही वो ए कर रहा है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये 3 और 4 जुड़ जाएंगे। जब लास्ट में एकोमोडेशन पर आएंगे, समायोजन करने पर, तो बच्चा क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, इसके साथ ही वो मूर्त चीजों पर भी उसके सामने आ रही है तो उन पर भी वो ध्यान दे रहा है। तो कहने का मतलब है कोल्ब ने अनुभवात्मक जो अधिगम सिद्धांत दिया है, तो उसका मतलब है कि अधिगम को अनुभव के आधार पर किस प्रकार से सीखा जाता है, अनुभव में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं, तब जाके हम नई चीज सीखते हैं, हमारा ज्ञानार्जन होता है। और इसके लिए 2 स्तर हैं। पहले स्तर में 4 चरण चक्र हैं, ठीक है, जिनका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया था, और ये जो 4 चरण लिखे हुए हैं, इसके साथ ही 4 अधिगम शैलियां हैं, तो उनके नाम ये यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे डेका है, इसकी फुल फॉर्म वही है ना, डाइवर्जेंट और एसिमिलेट करना, कन्वर्जेंट और एकोमोडेशन। तो इन चारों शैलियों को 4 चरण चक्र से किस प्रकार से जोड़ा गया है, तो वो चीज हमने यहाँ पर जान ली। अच्छा, शिक्षण पद्धति में यानी कि ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन ये पैडागोजी में भी पूछा जा सकता है और पैडागोजी में भी ये काम करेगा। तो किस प्रकार से वर्क करेगा ये वहां पर, तो पैडागोजी यानी कि शिक्षण पद्धति, तो वहां पर ये इस प्रकार से काम करेगा कि जब आप बच्चे को कोई काम देंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चे की थिंकिंग कैसी है, डाइवर्जेंट है ना, यानी कि उसकी पहचान आप इस थ्रू कर सकते हैं, इसके माध्यम से कर सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो बच्चा अगर ये 2 प्रोसेस बच्चा फॉलो करता है, उसकी अधिगम शैलियां सीखने का जो उसका प्रकार है, यानी कि सीखने का माध्यम अगर उसकी ये 2 प्रक्रिया हैं, उसमें ये 2 चीजें देखने को मिलती हैं, तो कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है। तो उसको अगर हम क्लास में ग्रुप बना देते हैं बच्चों के, तो बच्चों के ग्रुप किस आधार पर बनाए जाएं कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले हैं, है ना, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले हैं, ये एसिमिलेट ठीक करते हैं, ये एकोमोडेशन ठीक करते हैं, या फिर इसके दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं तो उसको कौन सा काम देना है, वो प्रैक्टिकल बहुत है उसको कौन सा काम देना है, वो रिस्क टेकर है तो उसको कौन सा काम देना है, ठीक है, और ये कन्वर्जेंट थिंकर है तो इसके हिसाब से कौन सा काम होगा। तो बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस समझने में हेल्प करता है, और साथ ही आप किस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि सारे बच्चे एक कैटेगरी के नहीं होते, मतलब थिंकिंग उनकी एक जैसी नहीं होती है, बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि बच्चों को उनको मतलब टीचर द्वारा बच्चे को समझा जा सकता है इसके द्वारा, है ना। तो यहाँ से हम
अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत को समझ चुके हैं। अब हम आगे जानेंगे चिंतन किस प्रकार से होता है, तर्कणा क्या होती है ना, यानी कि रीजनिंग लॉजिकल जो चीजें होती हैं, इसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग हम किस प्रकार से करते हैं। और फिर हमारा ये जो टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये समाप्त होगा।